चलो चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है ये चैप्टर एज कम्पेयर टू पहला चैप्टर, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, पहले फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, हर चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब होगा, अगर इसी पोटेंशियल के डिफरेंस की बात किया जाए तो माइनस हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। माइनस का मतलब दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल बात करता है, उसी को बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल। तो डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखिएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और यहाँ होगा वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है। पोटेंशियल है तो ये कौन सी क्वांटिटी, अच्छा पहले तो इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होगी आपके पास, जल्दी से बताइए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। पहला होगा ये है जूल और नीचे है कूलम, तो हो जाएगा जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी को बहुत फेमस नाम है वोल्ट, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल पर कूलम और वोल्ट। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट क्या है, जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, ये भी स्केलर। इसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आएगा तो बताते हैं। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल क्या होगा बताओ। उसकी पोटेंशियल जीरो लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे लेते हैं अभी हम लोग आगे दिखाएंगे, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर इन्फिनिटी पे, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो उसका पोटेंशियल कितना लेंगे हम लोग, जीरो लेंगे। कैसे लेंगे अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। डेफिनेशन इसका फॉर्मूला याद रखना, के क्यू बाई आर। डेरिवेशन याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसका आपको याद कर रखना है फॉर्मूला, लिख देते हैं इस पर, ठीक है। लिखते चलते हैं कि आपको एग्जाम में समझ में आ जाए क्या पढ़ना है। फॉर्मूला, ठीक है, FOR, फॉर्मूला मैं आपको भेज दूंगा, इसको देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना लेते हैं, अगर इस आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो यहाँ लिख सकते हैं ना के क्यू अपॉन में इनफाइनाइट, और हमको पता है 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये हो गया जीरो इंटू के क्यू, क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट पर रखा गया है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल कितना लग रहा होगा, जीरो। बोलो कोई डाउट बच्चों, जल्दी बोलो वीडियो वालों, हाँ या ना। नो कोई सर। दिक्कत, नो सर, ठीक है, वेरी गुड। कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लो, फॉर्मूला तो बहुत ईजी है। एक्सियल पॉइंट में निकालना है तो यहाँ कोई कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जब होती है तो कोई कंपोनेंट वगैरह या डायरेक्शन वगैरह का कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपको पहले चैप्टर में थे तो एक्सियल पॉइंट वाले में, एक्सियल पॉइंट पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, वहाँ डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। तो यहाँ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल सी बात होगा, आपने सबसे पहले क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होगा एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक। अब इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट M ले लिया गया था, ये M ले लिया गया, ठीक। अब हमेशा डाइपोल के सेंटर से दूरी लेते हैं, याद रखिएगा। डाइपोल का सेंटर O मान लिया, इससे इस पॉइंट M तक की दूरी क्या हो गई, R हो गई, ठीक। अब हमको पता है V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है क्या, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, वेरी गुड। अगर हम पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से M तक की दूरी कितनी होगी, कोई बच्चा बता दे कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज से M तक की दूरी कितना होगा, तो ये टोटल R वन था माइनस ए। और ये A था, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा R माइनस ए, लिख सकते हैं इसको क्या, R माइनस ए। तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, देखो के क्यू अपॉन में R माइनस ए। उसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा, के क्यू अपॉन में R प्लस ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गई, R हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, A हो गई। तो टोटल दूरी क्या होगी, R प्लस ए। देखो तो ये हो जाएगा के, माइनस चार्ज की वजह से बात कर रहे थे तो यहाँ माइनस लिखा गया, R प्लस ए, दोनों को जोड़ दिया गया, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको
जोड़ने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट क्या मिल गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी स्पेशल केस वही जो चैप्टर 1 में था कि अगर आर बहुत बड़ा हो ए से, आर का मतलब होता है ये दूरी, ये जो पॉइंट एम हो ये बहुत दूर हो जाए, तब पीछे चला जाए, ठीक है, ए पे पीछा बहुत बड़ा हो जाए, तब क्या होगा, तब हम ए स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ए छोटा है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को यहाँ नेग्लेक्ट करो, जैसे देखो ए स्क्वायर को भूल जाओ, इस ए स्क्वायर को खा जाओ, तो क्या बचेगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये एक्सियल पॉइंट का हो गया। उसी तरीके से इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, ये तो उससे भी आसान है। ठीक है, डायरेक्शन लेना है नहीं, इसी वजह से कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं तोड़ा है, ऐसे कंपोनेंट नहीं तोड़ा है। क्यों नहीं तोड़ा है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले निगेटिव चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज निगेटिव है, चलो थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो अगर ये A है और ये R है, तो ये क्या हो गए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू की जगह हो जाएगा माइनस क्यू, देखो अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया गया। ठीक है, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट एम पर कितना होगा, फिर से निकालें के क्यू अपॉन में ये दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पॉजिटिव लिया गया, या नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव लिया गया। ठीक है, इस बात का थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो गया। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। ठीक है, एट एनी पॉइंट वाला आपके हिसाब से इसको मत देखना, छोड़ देना, कोई बहुत जरूरत है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये दोनों जगह काम आ जाता है, लेकिन ये आने का चांस कम होता है। देख लेना वैसे, लेकिन क्रॉस हमने लगा दिया। ठीक है, क्रॉस का मतलब मत दिखेगा, मन करे तो देख लेना, नहीं मन करे तो छोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाला चीज़ नहीं आया, बहुत कम है। अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। दिख रहा है आप लोगों को फॉर्मूला कि नहीं, फॉर्मूला दिखा, हाँ या ना, बोलो लोग, नहीं, अब दिखेगा, देखो दिख गया क्या, बोलो लोग, वीडियो वालों, बोला करो तो हमको समझेगा कि दिखाई दे रहा है। देखो अब दिखा, E इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर। ये फॉर्मूला याद आपको रखना है, ये आगे बहुत यूज होगा, यूज हुआ ही आपने देखा ही, बहुत भयंकर यूज हुआ है। ठीक है, हर चैप्टर में इसका यूज हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यही कल हमने आपको सिखाया था, याद आ रहा है कुछ। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों कैपिटल, क्योंकि आउटसाइड का रेडियस माना गया था कैपिटल आर। ठीक है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। एट द सरफेस कितना होगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। वाई स्मॉल आर, जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर लिया गया था। या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, दो चीज हुआ था, सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया था। ठीक है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, यहाँ पे देखो स्मॉल आर दिख रहा है क्या आप लोगों को। ठीक है, इन साइड में इलेक्ट्रिक नेट चार्ज कितना था, मैंने बताया था 0 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है जब चार्ज 0 था तो सर यहाँ क्यू नेट रख देंगे तो ये भी 0 हो जाना चाहिए, नहीं सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर जितना होता है उतना ही सरफेस पे भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आने का चांस है। क्या आएगा एग्जाम में, वो ऐसे आएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो मैं टिक लगा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर होगा उतना ही पोटेंशियल कहां पर होगा, सरफेस पर भी होगा। जो सरफेस है, सरफेस पे भी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, वही यूज किया हमने, क्या, E इज इक्वल टू माइनस का डी वी डी आर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या यूज किया, माइनस का डी वी बाई डी आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस डी वी या डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई इंटू डी आर।
अब हमको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, तो यहाँ जीरो रख लिया गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है, प्लस क्या जुड़ता है, कांस्टेंट जुड़ता है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये 2 नंबर में आने का चांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में। कितने में? 2 नंबर में। लिख दे क्या यहाँ पर, 2 मार्क्स। MARKS 2 मार्क्स। ठीक है, इसे कलर थोड़ा येलो कर देते हैं, अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, 2 मार्क्स। अब आ जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस साल कंफर्म आएगा। मैं बहुत सारा क्वेश्चन अपने प्री बोर्ड में भी दे चुका हूँ, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ये एक ऐसा सरफेस होता है जिस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देखो यहाँ पर भी V है, 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 हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दूसरा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अच्छा सर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये भी पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आप लोग प्रूफ करके दिखाइए कि कोई वर्क डन नहीं होगा अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराया जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तब। ठीक है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करा रहे हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा, वो प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो हमको पता है VB माइनस VA। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q0। बोलो कोई तकलीफ यहाँ तक? अब हमको पता है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो A पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल कहाँ होगा, B पर भी होगा। अब अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो गया तो VA की जगह भी V लिख दिया गया और VB की जगह भी V रख दिया गया, तो V माइनस V क्या हो जाएगा, 0 हो गया। और 0 इंटू Q0, ये Q0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, 0। बोलो कोई तकलीफ बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बताए वीडियो नो सर। हाँ, सब लोग को बोलते रहना है तो हमें लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होता है, ये भी प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट हमने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कैसे होता है? हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है F डॉट ds डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल टू क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू होता है F बाई Q0। तो F बराबर क्या होगा, EQ0, तो Q0 को बाहर ले लिया, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख दिया गया। ठीक है, अब हमको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, तो यहां हमने वर्क डन की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, 0, और इस Q0 को इसके नीचे भेज दिया गया, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में Q0 लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू E डॉट ds। अब इधर E और ds को भी तुम इधर ही भेज दो, तो सारा का सारा सब क्या हो गया, इधर 0 हो गया। cos 0 कब होता है, 90 डिग्री पर होता है, और जैसे ही cos से cos हटाए थीटा के बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर होता है बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, जैसे एक बार और बताया था, गॉस लॉ में भी बताया था कि हमेशा जो भी सरफेस होगा, सरफेस का हमेशा कैसे होता है एरिया वेक्टर, याद करके बताओ, परपेंडिकुलर होता है। बताया था ना, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो वो वहां वो भी प्रूफ कर सकते हो इसी चीज से, सेम चीज। क्लियर हुआ सबको? बोलो बच्चा लोग। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ E इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर। अब आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस
आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां एक दूसरे के क्लोज होगा। तो देखो जैसे ये एक डायपोल बनाया गया, डायपोल का मतलब ये देखो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले इसका फील्ड लाइन बना लेना। तो ये जो येलो से देखो फील्ड लाइन बना हुआ है ऐसे ऐसे, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकला नेगेटिव की तरफ गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ गया। दिख रहा है क्या ऐसे येलो वाला? पहले येलो को पोर्शन को ध्यान दो, ठीक। अब यहां पर अगर दो अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और इससे दूर जाओगे तो कैसी होगी? वीक, और इससे भी दूर जाओगे तो कैसी होगी? वीक। तो हमने क्या बताया, जहां पर स्ट्रांग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? क्लोज होगा। और जहां वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? फार होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर स्ट्रांग था तो यहां पे सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हैं? एक दूसरे के क्लोज हैं। और यहां पर वीक है तो देखो ये सारे व्हाइट वाले पोर्शन देखो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर है कि नहीं? वैसे इस वाले में देखो यहाँ स्ट्रांग है इस रीजन में, तो यहाँ पर देखो एक दूसरे के बहुत क्या है? क्लोज है। यहाँ वीक है तो क्या है? यहाँ पर फार है। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो बच्चों। उसी तरीके से अगर हम दो सेम चार्जेस ले लें, सेम चार्जेस का मतलब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो मैंने दो पॉजिटिव लिया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने दो पॉजिटिव ले लिया है, और जैसे दो पॉजिटिव चार्ज लिया तो पहले उसका फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने अभी उस दिन बताया था कि अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो बीचों बीच में एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन पैरेलल ऐसे भेज देंगे। याद आ रहा है क्या कुछ कुछ? फील्ड लाइन ड्रॉ करने का तरीका बताया था कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसे देखे किसको बच्चे को याद है? अगर एक प्लस क्यू होता और एक प्लस टू क्यू होता तो बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके क्लोज होती? बताओ बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके किसके होती? क्यू क्यू के होती। जो छोटा होता है उसके क्लोज होता है। देखिए मैं दिखा देता हूं कैसे। मैंने आपको पीछे समझाया था इस प्रॉपर्टी को और बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने वाला आएगा एग्जाम में, और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि बार बार आएगा, बार बार आपको परेशान करेगा। बेहतर है कि हम लोग एक बार परेशान रहेंगे ना तो सीख जाएंगे। ये देखो कहाँ गई? यहाँ है। देखो जो छोटा चार्ज है उसके करीब फील्ड लाइन चली जाएगी, ठीक है, इससे ये दूरी कम हो जाएगी ये वाली, और ये दूरी क्या हो गई? बड़ी हो गई। समझ में आया? तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना होगा। अगर ये 2Q होता तो ये फील्ड लाइन ऐसे बनता, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव करता और यहाँ से ये ऐसे पैरेलल भेज देते, और ये ऐसे करते, यहाँ से ऐसे पैरेलल भेजते। बात समझ में आ रही क्या? हाँ या ना? ऐसे पैरेलल जाता इससे, फिर इससे ऐसे पैरेलल जाता, फिर ये ऐसे निकल जाता, फिर ये ऐसे निकल जाता, फिर ये ऐसे निकल जाता। ठीक है, ऐसे 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 चलते रहता, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ दोनों चार्जेस बराबर हैं, प्लस प्लस है, तो एकदम बीचों बीच में ऐसे लाइन कर दिया गया। क्लियर? अब इसमें भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो सीधी सी बात, अब दो लाइक चार्जेस होंगे तो इनके बीच में दुश्मनी होगी, प्यार तो होगा नहीं, दुश्मनी होगी। इसका मतलब यहाँ की बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी? वीक, है ना? और इधर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। इधर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब जिधर हमने बताया था जिधर स्ट्रॉन्ग है उधर क्या होगा? क्लोज, और जिधर वीक है उधर क्या होगा? फार। तो यहाँ देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग था, एस एस मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ क्या हो गया? एक दूसरे के क्लोज हो गए, व्हाइट वाले पोर्शन को देखो, और बीच में देखो वीक था तो एक दूसरे के क्या हो गए? दूर। उसी तरह इसमें भी देखो वीक है तो बीच में क्या हो गया? एक दूसरे से दूर। स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ क्या होगा? देखो क्लोज। समझ में आया क्या? हाँ या ना? सर यस सर ये है सिंपल सा तरीका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का। ठीक है, अच्छा इसी में एक और प्रॉपर्टी थी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना? इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू वैल्यू, टू डायरेक्शन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है, गलती से भी डायरेक्शन नहीं लिखिएगा। टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फॉर्म्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है,
अब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट था देखने में, और देखने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो भी चार्ज होगा वो हमेशा कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा। इन द इंटीरियर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। सेकंड पॉइंट, जब नेट चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होगी, जीरो। पहले पढ़ चुके हम लोग। पोटेंशियल क्या होता है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा, इसका मतलब पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी पॉइंट पर अगर ड्रॉ करोगे तो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी हम लोग ये भी प्रूफ करके देखे हैं। तीसरा चीज, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अगर ये ऐसा सरफेस है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगा। ये ऐसा चार्ज है, सॉरी ऐसी बॉडी है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगा। अगर ये ऐसी बॉडी है, ऐसी बॉडी है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटीज होगा। समझ में आया, बोलो लो हाँ या ना। कैपेसिटर की तरफ, ये क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है, पोटेंशियल को बढ़ाता है, मोटी मोटा। ठीक है, चार्ज हो गया पूरी, जितना ज़्यादा पूरी हम स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर दम आएगा, पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो चार्ज को स्टोर करना, स्टोर किए हुए चार्ज से पोटेंशियल को बढ़ाता है। ये कौन काम करता है, कैपेसिटर। ये होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जितना चार्ज स्टोर करेगा, यहाँ से देखो सीधी सी बात, जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ही इसके अंदर क्या आएगा, उतना ही इसके अंदर पोटेंशियल आएगा, है कि नहीं। जितना चार्ज स्टोर उतना पोटेंशियल, जितना चार्ज उतना स्टोर। और जैसे प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फराड। ठीक है, ये जनरली दो टाइप के आते हैं, माइक्रोन में आते हैं या पिको फराड में आते हैं। इसका सिंबल याद रखिएगा, दोनों लाइन होगा एकदम बराबर होना चाहिए। ऐसे अगर कोई किसी ने बना दिया कि सर मैं ऐसे बना दूं तो मेरा काम चलेगा, हाँ तो ये सेल होता है, ये आप फिर काम गड़बड़ कर चुके होंगे। ठीक है, अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो कभी भी कभी कैपेसिटेंस दिखे तो उसके ऊपर एरो मत लगाने का प्रयास करना। जिसने एरो लगाया उसके अंदर तीर धस जाएगी, बहुत चुभेगा फिर। ठीक है, अब आ जाओ स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला याद रख लेना। स्फेरिकल कैपेसिटर V इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। अभी फॉर्मूला बताया था, K की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। अब हमको पता है Q इज इक्वल टू, अभी पढ़ा है क्या होता है, CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है, देखो अभी जस्ट, हाँ Q इज इक्वल टू होता है CV। तो चलो इस Q की जगह हमने क्या रख दिया, देखो इस Q की जगह हमने क्या रख दिया, CV रख दिया। यहाँ पर इस Q की जगह हमने CV रख दिया। देखो जैसे CV रखा तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, C इज इक्वल टू क्या मिला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया कैप, क्या हुआ जल्दी बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। किसी को तकलीफ, बोलो लोग हाँ ना। सर। नो सर, सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा क्या, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, ये ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती हो, ऐसे मटेरियल क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, है ना। लेकिन उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, कब होता है, ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो वहाँ पे देखो चार्ज डेवलप हो जा रहा है, देखो देख रहे हो चार्ज आ जा रहा है। तो इस ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम था, E0 था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है कुछ कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स की पे आपने चार्ज ऐसे दिया है, मान लो सपोज करो ऐसे ऐसे, इन प्लेट्स पे आपके पास ये चार्ज है, ठीक। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं E0, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब जैसे ही इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो ये चार्ज अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव था तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जब पॉजिटिव इधर नेगेटिव था तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस प्लेट के अंदर भी इस, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो इसको बोलते हैं E, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ो, इसमें फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता है, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज होगा,
ठीक है। ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन में ई। बताओ बच्चों ई नॉट क्या था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यही फॉर्मूला सिर्फ यूज होगा आपके पास ये। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कहाँ यूज होगा आगे भी देखिएगा। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इस कैपेसिटर में अभी कुछ नहीं है, एयर एज अ मीडियम है, कुछ नहीं है, क्या है? एयर एज अ मीडियम। तो हमको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई नॉट इज इक्वल टू होता है वी अपॉन में डी होता है ना, मॉड ले लिया जाता है। वी नॉट इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट इंटू डी। नॉट क्यों लगाया गया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एयर एज अ मीडियम था। एयर के बजाय अगर कोई दूसरा मीडियम हो जाएगा तो नॉट हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? बताएं आप लोग, आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है समझ। यस ठीक सर। है। तो अब हम लोग पढ़े थे ये फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे आप लोग? कोई बच्चा बता देगा तो मैं आगे बताऊंगा। इस फॉर्मूले को कहाँ पढ़ा था? क्यों यही फॉर्मूला यूज हो रहा है? जल्दी बताए, कोई भी बच्चा बता दे। ये वाला फॉर्मूला ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ पढ़े थे और क्यों यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है? किसी को याद है?
ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो इसी पे आपको डाइलेक्ट्रिक वाला भी लगाना है। देखो कैसे होगा, कैसे लगाना होगा थोड़ा ध्यान से देखना। अगला जो डेरिवेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से अगर कोई डेरिवेशन आने का इस साल चांस सबसे ज़्यादा है तो वो ये है। एकदम आंख बंद करके आपको इस डेरिवेशन को रट जाना है, एकदम अपने कॉपी में लगाते रहिएगा। अब जैसे बच्चों हमने आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक के बीच सॉरी इस प्लेट के बीच में, यहाँ देखो प्लेट के बीच में अगर एयर एज अ मीडियम था तो बताओ इसका फॉर्मूला कितना आया था कैपेसिटेंस का? ये आया था क्या? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। सर। यस सर। यस उसी सर। प्रकार अगर मैं बोलूं, उसी प्रकार मैं बोलूं, यहां पे मैंने लिख दिया कि व्हेन एयर इज इन बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है सर। लेकिन अब इसके अंदर एयर के बजाय क्या भर दिया गया? एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। क्या भर दिया गया? एक डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में ये ईपी क्या होता है? जल्दी कोई बच्चा बताएगा क्या ये ईपी क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ या ना? ईपी क्या था? डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन, ये वाला चीज, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस रखी गई है वो है टी, ठीक। तो अब अभी हमने आपको एक फॉर्मूला कहा था कि याद रखिएगा, बहुत अभी काम आएगा आगे, वही ये था, देखो ये वाला V इज इक्वल टू ई नॉट इन टू डी। ये फॉर्मूला बोला था ना, इंपॉर्टेंट है। चलो यहीं पे देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ। V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू, अब देखो इस गैप में ये जो खाली जगह बच रहा है यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नॉट। तो ई नॉट, और ये खाली जगह कितना है? इस पूरे डी में से ये माइनस कर दोगे तो खाली जगह की वैल्यू पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी? खाली जगह कितना है? तो ये हो गया खाली स्पेस की वैल्यू डी माइनस टी। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ या ना? जल्दी बोलो। सर। यस सर। अब ये ई क्या है? कोई बच्चा बता देगा तो मैं जान जाऊंगा कि पढ़ लिख रहा है। ई क्या है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या था? सिंपल सी बात, मतलब ये था, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड लाइंस इधर जा रही है और 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस इधर जा रही है, तो कितने फील्ड लाइंस इस डाइलेक्ट्रिक से पास होगा? 6 तो कैंसिल हो गए, बचा एक। एक फील्ड लाइंस क्या होगा? उसी एक फील्ड लाइंस को बोलते हैं ये चीज ई। ई इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था याद होगा, ई इज इक्वल टू था ई नॉट माइनस ई पी। ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट माइनस ई पी। इस ई नॉट में से इस ई पी को माइनस कर दिया, जितनी फील्ड लाइंस बची वही फील्ड लाइंस इस डाइलेक्ट्रिक से पास हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? ई फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो ये हो गया ई। और इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी थी? इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस थी टी, तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला जान रहे थे। हमने बोला था V इज इक्वल टू क्या लिखना है हमको? E इंटू डी लिखना होता है। डी मतलब उनके बीच का स्पेस। तो पहले इस खाली जगह को पकड़ लिया गया, तो खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई नॉट। खाली जगह का स्पेस कितना है? इस डी में से क्या माइनस कर लिया गया? टी को माइनस कर लिया गया, तो ये स्पेस हो गया। प्लस इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है ई, तो ई रख दिया गया। और इसकी थिकनेस कितनी थी? इसकी थिकनेस थी टी, तो टी रख दिया गया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो, हाँ या ना? नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। अब हमको पता है, अभी हमने कल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, K इज इक्वल टू था ई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। E क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E को ऊपर भेज दो, K को नीचे भेज दो, तो क्या होगा? ई नॉट बाई की हो जाएगा। तो ई नॉट बाई की हो गया, देखो E की जगह रख दिया गया, कोई तकलीफ? अब इनमें से क्या किया गया, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ भी ई नॉट दिख रहा था, यहाँ भी ई नॉट दिख रहा था, ई नॉट को बाहर निकाल लिया गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? डी माइनस टी प्लस, ये देखो प्लस का साइन, प्लस टी बाई के रख दिया गया कि नहीं? कोई बच्चों बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? यस नो? नो? नो सर। वेरी गुड। सब लोग बोलो हाँ या ना। एक लोग बोलेंगे तो मैं, जो नहीं बोलेगा उसको मैं भगा नो दूंगा सर। तुरंत। हाँ एकदम, जो नहीं बोलेगा उसको बाहर मीटिंग से तुरंत, 1 मिनट लगेगा। अब ई नॉट क्या है?
ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको बताया था दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, कोई बच्चा बताओ। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो बस इस ई नॉट की जगह क्या रख दिया गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ई नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ये होता है क्या, क्यू बाई ए। तो सिग्मा की जगह यहाँ रख दिया गया क्यू बाई ए, ठीक है। और हमको पता है, फिर से आगे बढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो Q की जगह Q रन दिया, C की जगह C रन दिया, और V की जगह ये पूरा प्लेस कर दिया गया, ये यहाँ से यहाँ तक उठा करके क्या था, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T प्लस T बाई K। कैंसिल क्या हुआ, Q से Q कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर बचेगा 1, कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ लिख लिया गया 1 इज इक्वल टू सी डी माइनस टी प्लस टी बाई के, रख दिया गया। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसको इसके नीचे लेते आना। तो C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से C की वैल्यू निकालो, C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब क्या किया गया है, इसमें से कॉमन क्या लिया गया, इन पूरे में से कॉमन लिया गया D। अब क्वेश्चन ये रह जाता सर D ही कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि ऊपर हमको पता था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू क्या होती है, C नॉट होती है। इसी वजह से हम यहाँ पे D कॉमन लिया। जैसे ही D कॉमन लिया तो जो भी चीज़ था उसको D से डिवाइड कर दिया गया, इसको भी D से डिवाइड कर दो, इसको भी D से डिवाइड कर दो, और इसको भी D से डिवाइड कर दो। तो ये D से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, देखो यहाँ 1 आ गया, ठीक। ये आ जाएगा माइनस टी बाई डी, देखो माइनस टी बाई डी, प्लस टी बाई के डी, टी बाई के डी। कोई दिक्कत, देखो हाँ या ना, जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। अब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है, जल्दी बताओ। ऊपर अभी हमने बताया है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है, सी नॉट होता है। सी नॉट। तो सी नॉट रख दिया गया, ठीक है। तो सी बराबर क्या मिल गया, सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब इसी में क्या बोला जाए, कभी तो बीच में इतना सारा स्पेस छोड़ा गया था, ये खाली छोड़ा गया था, ये देखो ये स्पेस खाली छोड़ा गया था, छोड़ा गया था ना। अब अगर हम ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक ही भर दे, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन था ये पूरा भर दिया जाए ऐसे, नीचे देखिए कैसे, मतलब इनके बीच का जो स्पेस था, देखो ये प्लेट था, प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं गया। इसका मतलब T और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। तो T और D को दोनों जैसे ही बराबर रखोगे और इस फॉर्मूले में रख के देखो, T और D की जगह जहां 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 T है उसकी जगह D रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे भी T था तो T बाई डी था, तो T की जगह D रख दिया गया, और T बाई के डी था तो यहाँ पे T की जगह D रख दिया गया। तो D से D कैंसिल हो गया, यहाँ पे D से D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस डी बाई डी की वैल्यू क्या हो गई 1, प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाई के। तो 1 माइनस 1 यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, प्लस 1 बाई के हो गया, के को ऊपर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि अगर किसी कैपेसिटर के अंदर फुल्ली डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, मतलब इनके स्पेस को पूरे डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए कंप्लीटली, तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसके डाइलेक्ट्रिक मतलब उसका नया कैपेसिटेंस जो होता है वो उसके डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया, इसका नया कैपेसिटेंस किसके टाइम्स बढ़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताओ हाँ या ना, नो सर। फटाफट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया। इस डेरिवेशन पे टिक लगा लीजिए कि 100% एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में 100% लगाए भाई साहब, कॉपी में लगाते जाइए आप लोग साथ साथ, और जिस पे 100% लिखवा रहा हूं उसको एकदम रटते जाइए, एकदम भर्राटा। आगे बढ़े, आ जाओ। अब आते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज में याद रखना है क्या चीज़ होता है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर, याद रखिएगा वोल्टेज हमेशा सीरीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सीरीज में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे V वोल्टेज दिया था, ये V वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3। अगर 4 कैपेसिटर लगा होगा तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये चारों कैपेसिटर अलग अलग है तो ये वोल्टेज भी उसी अलग अलग जाएगा सब में, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर दिख रहा है ना, अगर तीनों कैपेसिटर बराबर है तो यहाँ तीनों में वोल्टेज कैसा जाएगा,
बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, अगर मान लो ये 2 माइक्रोन फराड का लगा होता, ठीक है, सपोज ये भी 2 माइक्रोन फराड का लगा होता, सपोज 2 म्यू एफ, ठीक है, और ये भी 2 म्यू एफ का लगा होता, ये भी 2 म्यू एफ का लगा होता, और यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी होती, तो बिना सॉल्व किए हम लोग, सॉल्व करके भी हम बता सकते हैं, लेकिन बिना सॉल्व किए हम बता देंगे इसमें कितना वोल्टेज जाएगा। बताओ इसमें कितना जाएगा? 2 वोल्ट। इसमें भी कितना जाएगा? 2 वोल्ट। इसमें भी कितना वोल्ट। जाएगा? 2 वोल्ट। क्यों? तो क्यों 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 सर क्यों सर? क्योंकि इन तीनों की कैपेसिटेंस क्या है? इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होता तब हमको सॉल्व करके लाना पड़ता, तो हम 3 5 करते रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सीरीज में क्या सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है, ये याद रखोगे सारा खेल हो जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, वो रेजिस्टेंस के पैरेलल के बराबर होता है। याद है किसी को? कैपेसिटर का जो सीरीज का फॉर्मूला होगा वो रेजिस्टेंस का किसका फॉर्मूला होता है? पैरेलल का। देखो रेजिस्टेंस में शायद आप सॉल्व करते थे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/RP। पैरेलल का ये फॉर्मूला होता था, देखो ये वाला। लेकिन कैपेसिटर में ये किसका फॉर्मूला है? सीरीज का फॉर्मूला है। सीरीज का। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको बताया है सीरीज में क्या डिवाइड होगा? वोल्टेज। चाहे वो कैपेसिटर लगा हो 3 4 5 6 7, या रजिस्टर भी इसकी जगह हो सकता है। इसकी जगह रजिस्टर भी लगा होगा ना, तो ये सब भी क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बात याद रखिएगा। डिवाइड कौन होगा, जल्दी बोलो। डिवाइड कौन होगा सीरीज में? सीरीज में डिवाइड होगा वोल्टेज। वोल्टेज। हाँ, अब वोल्टेज डिवाइड हुआ तो क्या सेम रहेगा? चार्ज। हम एक चीज सेम रहेगा, तो क्या सेम रहेगा इसमें? चार्ज। अगर चार्ज। रेजिस्टेंस लगा होता तो क्या सेम होता? करंट। रेजिस्टेंस लगा होता तो क्या सेम होता? करंट 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 करंट। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? यस बोले? सर। ये हाँ, तो बस इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है इसमें, बस ये याद रखना क्या सेम रहता है और क्या डिवाइड होता है। क्या सेम रहता है, जल्दी बताएं, फिर से बोल ले थोड़ा। चार्ज। चार्ज। और क्या डिवाइड होता है?
वीडियो आ रही है? वीडियो आ रही है सबको? यस सर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हाँ ना बोलते रहिएगा आप लोग। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग को बात करना था ना। इसके न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आप लोग को लगाने हैं बोर्ड एग्जाम में, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स पे। जिस पे मैं टिक लगाऊंगा उस न्यूमेरिकल को आप दिमाग बंद करके लगाएंगे घर पे, ठीक है। इसकी साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। तीन है, इसको बंद कर। ठीक है चलो, पहला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है ना। दो चार्जेस रखे गए हैं, दो चार्जेस के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इस पे मैं लगा देता हूँ टिक टिक टिक। रेड कलर से लगा दूँ, रेड कलर से टिक, ये लगाएंगे आप। और ये छोड़ देंगे, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन लगाएंगे आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपेसिटर आ जाइए, छोड़ दीजिएगा, इसको मत लगाइएगा। ये भी छोड़ दीजिएगा, मत लगाइएगा। ये लगाएंगे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आ गया था सप्लाई इज कनेक्टेड एंड सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ ना बोलते रहे, हाँ आ रहा सर। है, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं टिक लगवाते हैं, ऑलरेडी चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन आपको लगा जाने हैं। ये क्वेश्चन हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 1/2 सी वी स्क्वायर पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ। ये एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर एक इकलौता क्वेश्चन ये है एनर्जी लॉस पर, यही आप लगा लीजिएगा। एक इकलौता क्वेश्चन है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला था 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 + C2, इकलौता क्वेश्चन है। आ जाइए, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, अदर देन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा आप लोग। इसमें अगर कोई भी डाउट होता है पूछिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला बहुत बार ये पूछा वाला गया है कि क्वेश्चन बता दीजिए। स्क्वायर के एंड पे रखा गया है तो पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। पहले आप यहीं पे निकालेंगे, एम पॉइंट पे निकालेंगे। देखो, वर्क डन टू प्लेस एट एम, एम पर कोई अगर चार्ज रखा गया हो उससे वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला था W = होता है Q0 अपॉन में R होता है। तो एक ही चार्ज है, Q0 तो है नहीं, तो Q0 की जगह 0 रख दिया गया, तो यहाँ से सिर्फ W1 कितना मिल जाएगा, 0। अब बोलेगी कि n पे रखा गया है तो कितना वर्क डन होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए n पे निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, दो चार्ज मिल गया, एक हो गया Q और दूसरा हो गया -Q0। तो देखो, एक हो गया Q, दूसरा हो गया -Q0, और इनके बीच की दूरी क्या हो गया, A, तो अपॉन में A, ये हो गया यहाँ तक के लिए W2। फिर जब कोई चार्ज O पे रखा जाएगा तो कितना होगा, तो O के लिए आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का, और एक बार यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकाला गया, देखो W3 कैसे निकाला गया, Q -Q0 ऐसे रखा गया, Q -Q0, पहले इनके और इनके बीच का निकाल लिया गया, फिर इनके और इनके बीच का निकाल लिया गया, ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे देखो ध्यान से समझना। पहले ये पॉइंट और इस पॉइंट का वर्क डन, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट का वर्क डन, ठीक है। ये होता है W3। तो W3 में क्या होगा, देखो पहले इन दोनों पॉइंट का निकालोगे तो क्या आएगा, तो आएगा K + Q - Q अपॉन में A। देखो, K + Q - Q अपॉन में A, ठीक। उसी तरह से ये दूरी निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ये A है, ये A है, तो ये क्या होगा, √2 ऑफ A, वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा करके, ठीक। तो अब यहाँ और यहाँ के बीच का
कितना होगा, तो ये होगा Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है प्लस Q, अपॉन में ये दूरी क्या हो गया, अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ ए, तो ये रख दिया गया अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ ए, ये हो गया W3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब W4 का मतलब होगा यहाँ से के बीच में कैसे चार्ज निकलेगा, थोड़ा देखो कैसे कैसे निकाला गया। सबसे पहले यहाँ से इसके बीच में निकाला गया होगा, तो ऐसे देखो K प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में A, फिर यहाँ से इनके बीच में निकाला गया होगा, देखिए यही हो गया K प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट में 2A, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में निकाला गया होगा। मतलब इस पॉइंट से ये आपका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो जाएगा, इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में निकाला गया, तो ये हो गया आपके पास क्या, W4। इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो नेटवर्क डन निकल जाएगा। आया समझ में, बोलो। यस सर। सबको आया, वीडियो बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है, पोटेंशियल वाले में स्पेशली। थोड़ा सा आगे बढ़िए। हाँ, अब एक क्यूब है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये जितने इधर का लगवाना है अदर देन एनसीईआरटी, इसको तो हम कहेंगे सारा लगाइएगा, क्योंकि सारा ही इंपॉर्टेंट है, ये हम इंपॉर्टेंट ही उसमें छांट के लगवाए हैं। ठीक है, ये भी देखो एकदम उसी तरीके से है, ट्रायंगल में रखा गया तो नेटवर्क डन कितना होगा वो पूछा गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लगाइएगा इसको भी। ठीक है, ट्रायंगल में कैसे निकालेंगे, पहले निकाला गया इसका इससे निकाला गया होगा, इसका इससे निकाला गया होगा, इसका इससे निकाला गया होगा, ऐसे निकाला गया होगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये एक क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखने में बड़ा लगेगा, बच्चे भाग जाएंगे, लेकिन है बहुत हलवा सा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट वाला नहीं आ रहा है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व्हीट स्टोन ब्रिज पे है, मैंने बताया था ये व्हीट स्टोन ब्रिज का भाई होता है। कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये फिगर ऑलरेडी आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ। ये फिगर को इस फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आता है सबको, हाँ या ना बोले। यस सर। सब बोले यस सर। बस। यस सर। गुड, नहीं आता है तो बता दो, मैं बता दूं इस फिगर को इसमें कैसे तोड़ा जाएगा, बता दूं, बोल ही नहीं रहे सब भाई। देखो कैसे तोड़ा जाएगा, ऐसे पहले फिगर बना लेना शांति से, ठीक, एक यहाँ ऐसे बना लेना एकदम ऐसे चुपचाप से। अब यहाँ देखो ए है और ये ए है, तो इसको कैपिटल ए बोलो, इसको स्मॉल ए बोलो, इनके बीच में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं यहाँ पर लगाएं। फिर ए से सी जोड़ा गया, तो मान लो ऊपर वाले पॉइंट को तुम सी ले लो, ए से सी जोड़ा गया तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आया था, C4 आया था, तो यहाँ कैपेसिटेंस आ गया C4। देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, C4। उसी तरह से A से B जोड़ा गया, तो इसको B मान लेना, इस पॉइंट को B मान लेना, लो इस पॉइंट को B मान लो। ठीक है, A से B के बीच में कितना क्या है आपके पास, C1, तो यहाँ क्या लगा देना, C1 लगा देना। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। यस इसको सर। इधर लेते हैं यस दोनों सर। को। ठीक, उसी तरीके से फिर देखो ये हो गया, A से B हो गया, जो होता जा रहा है उसको हम लाल करते जा रहे हैं। अब देखो B से C में क्या लगा हुआ है, B से C में लगा हुआ है C2 लगा हुआ है, तो B और C के बीच में यहाँ क्या हो गया आपके पास, ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। फिर देखो B से एक D लगा हुआ है, B से D, तो यहाँ B है यहाँ D मान लो। B से D में कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, B से D के बीच में लगा हुआ है C5 लगा हुआ है, तो यहाँ लगा लेना C5। फिर C से D, देखो यहाँ C है और यहाँ D है, C से D के बीच में क्या लगा हुआ है, C3 लगा हुआ है, तो C से D के बीच में क्या हो गया, C3 लगा हुआ है। फिर D से B में कुछ नहीं है, तो ये आपके पास D माने थे और ये हो गया B, कुछ नहीं है, टूट गया उसी फिगर में। आया यस सर। तोड़ने, यस सर। वेरी गुड, ये तोड़ने आना चाहिए, दोनों जगह आपका काम आएगा, कैपेसिटेंस वाले में भी और व्हीट स्टोन ब्रिज वाले फिगर में भी। ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट इसको बोल रहा हूं, क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन आया है और बार बार ये बच्चे नहीं लगा पाते हैं। सर क्यों नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको पता है, C1 C2 निकालोगे, C1 प्लस C2 निकालोगे, लेकिन C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जो कि क्लास 10th में आप लोग यूज किए थे, याद आ रहा है क्या। यस, ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी वजह से, बस एक ही इस फॉर्मूले के वजह, ये जो फॉर्मूला इसी की वजह से बस इंपॉर्टेंट है।
ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। अगर आप चाहोगे कि यहाँ से C1 की वैल्यू निकालें, यहाँ C1 की जगह पुट कर दे, वैल्यू सॉल्व कर ले, आ जाएगा, बहुत परेशान करेगा, भयंकर परेशान करेगा। आएगा तो, लेकिन बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, मतलब 4-5 पेज आपका बिक जाएगा। और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए अगले ही पेज में आपका खत्म, 4 स्टेप में आपकी कहानी खत्म, एक ही पेज में। दिख रहा है? इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, और बहुत बार बच्चे नहीं लगा पाते हैं क्वेश्चन। क्यों नहीं लगा पाते हैं? मैं पहले बता दिया कि भैया उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे C1 की जगह, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, लगेंगे फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करना, फिर लंबा चौड़ा चले जाने लगता है, कंफ्यूज होते हैं, अब तो फंस गया सर, छोड़ देते हैं आधे पे। छोड़ना नहीं है, ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको भी मैं एक लाइन में समझा देता हूँ आपको, ठीक है? फॉर्मूला क्या कह रहा है, जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? चलो ये A है, ये माइनस B है, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। A स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस B 2ab। स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2AB, यही होगा ना? अब अगर ये तो LHS हो गया, अब क्या ये RHS भी इसके बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाए। RHS में क्या था? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2, देखो आता है कि नहीं? यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा बच्चों जल्दी बताओ। C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 आएगा, माइनस ये क्या था, 4C1 C2। अब सॉल्व करो, क्या आएगा? ये आएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 4C1 C2 में से 2C1 C2 गया तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा कि माइनस? यहाँ पर ये बताओ, यहाँ प्लस बचेगा कि माइनस? क्या हो माइनस। जाएगा? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 2C1 C2। क्या ये वैल्यू ऊपर वाले के बराबर नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? यस सर। तो क्या यस इस सर। फॉर्मूले को इसके बराबर लिख सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। यस लिख सर। यस सकते सर। हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रट लीजिए इसको, आपको रट लेना है ये फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है? बहुत कॉमन फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है जल्दी से याद करो तो बताओ तो तुम लोग। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2, बोलो तो। C1 बोलो माइनस तो। C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसके बीच में एयर एज अ मीडियम था, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ। C0 कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए, एप्सिलॉन साइलेंट नॉट और बाई डी। वेरी गुड, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं फुल्ली डाइलेक्ट्रिक भर देता के सी नॉट। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के सी के नॉट। सी नॉट। के सी नॉट। के टाइम्स ऑफ C0। याद हो गया सबको क्या? ये याद है ना सबको? यस सर। ये बार बार यूज होगा आगे, और न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज हुआ होगा जगह जगह पर, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, ये एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है, मन करे तो देख लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो। मन करे तो देख लेना, क्योंकि एक इनफाइनाइट आना जरूरी है। आपको एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है? क्योंकि एक एनसीईआरटी में इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हुआ करता था, अब लेकिन जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी है वहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था इनफाइनाइट सीरीज का, लेकिन अब हटा दिया है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको मत देखिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? बोर्ड की साइकोलॉजी आप देखो, ये चंदन सर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? अब ये क्वेश्चन मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको समझाए बगैर जाने वाला नहीं हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप पकड़ोगे कि सीरीज है कि पैरेलल, तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी देखिए बताया है। इस प्लेट को अगर आप ध्यान दें, रुकिए मैं इसका कलर एक का चेंज कर लेता हूँ ना, एक को बुला लेता हूँ, कोई और कलर ग्रीन कलर कर लेता हूँ, वेट।
ग्रीन कलर एक कर लूँगा ना तो अच्छा लगेगा देखने में। ये ग्रीन कौन सा करूँ, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा डार्क ग्रीन। उसको करता हूँ 1। ठीक है बच्चों, ये देखो थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपके पास इस प्लेट पे हमने कैसा चार्ज किया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो अब दूसरे वाले प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव तो अगला प्लेट पे कौन सा होगा, इंडक्शन से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। थोड़ा सा उसकी बात अगर याद दिया देखा जाए तो हम लोग जानते थे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव होता है। अगर सीरीज में रख, इस कैपेसिटर को सीरीज में रहना है, ठीक है, इस कैपेसिटर को सीरीज में रहना है तो अगले का इसका नेगेटिव, देखो इस वाले का नेगेटिव अगले वाले किससे जुड़ा होना चाहिए, इसका नेगेटिव अगले वाले किससे जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव से। तब ये किस में कहलाएगा, पॉजिटिव। सीरीज में कहलाएगा। तब किस में कहलाएगा, सीरीज में। तो अब देखो ये एक अलग कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा, ये पूरा एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ये वाला जिसका नाम हो जाएगा C1। ये एक दूसरा कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, C2। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, C2। अब ये बताओ ये दोनों कैपेसिटर, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, क्या ये दोनों सीरीज में, ये वाले सीरीज में है कि नहीं, बताओ ऊपर वाले ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में है कि नहीं। यस सर। कैसे पता, कैसे पता, क्योंकि देखो इसका नेगेटिव इसके किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से। तो ये कौन से किस में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका पहले अलग अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे इस वाले को, ठीक है, इस वाले को, तो C1 निकालेंगे। C1 इक्वल टू क्या होगा, पूरे तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, तो डाइलेक्ट्रिक क्या भरा हुआ है, K1, तो होगा K1 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D1, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, D1 लिया था। अब दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले में कैपेसिटेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस का नाम C2 हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस का नाम C1 होगा। ठीक है, तो C2 की वैल्यू कितनी होगी, C2 इज इक्वल टू, इसमें डाइलेक्ट्रिक क्या भरा हुआ है, K2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D2। अब दोनों सीरीज में है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या होगा, C1 की वैल्यू क्या थी, 1/K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D1, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D1। C2 की वैल्यू क्या थी, देखो यहाँ से K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D2 रख दिया गया। अब ये D1 ऊपर गया, इसको सॉल्व कर लिया, कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आ गया। बोलो समझ में आया, हाँ या यस ना। सर। अगर ये कैपेसिटर ऐसे होता तो क्या होता, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे होता और इस वाले पोर्शन में ऐसे और इस वाले पोर्शन में ऐसे, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया होता K1 और इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया होता K2। तो बताओ दो अलग अलग कैपेसिटर होते कि नहीं। इस कैपेसिटर का नाम क्या होता, जल्दी बताओ। ऊपर वाले कैपेसिटर का नाम हम लिख लेते हैं C1 और नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, C2। अब बताओ ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में। तो पहले हम देखेंगे प्लेट, पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्लेट, जो कि ये प्लेट है, प्लेट ये है, देखो ये प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट का ये पॉजिटिव पूरा होगा और इस प्लेट का ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब पैरेलल के लिए हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे, याद करो। अगर कोई कैपेसिटर पैरेलल में है, इसका मतलब होता था पॉजिटिव, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक दूसरा कैपेसिटर मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है, इसका ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए, तो ये किस में कहलाएगा, ये दोनों किस में कहलाएंगे, पैरेलल में। तो वैसे ही देखो, इस C1 का ये दोनों पॉजिटिव था और इस C2 का ये दोनों पॉजिटिव था, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। उसी प्रकार इस C1 का ये नेगेटिव था और इस C2 का ये नेगेटिव था, क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड, तो किस में होंगे ये दोनों, जल्दी बताओ किस में होंगे, ऐसे सर नहीं आया समझ में। पैरेलल, किस में होंगे, पैरेलल। मतलब इसका भी पॉजिटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है,
इसका नेगेटिव प्लेट इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो किस में हो गया? पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो क्या हुआ? पैरेलल। तो वैसे ही ये दोनों पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो किस में होगा? ये किस में होगा? पैरेलल। पैरेलल। कैसे सर? यहां देखो, इस फिगर को देखो, ज्यादा ध्यान समझ में आएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, इस फिगर में ये पैरेलल में है कि सीरीज में है? पहले वाले में बताओ, तुम ये पहले पहचानना सीख जाओ, पैरेलल है कि सीरीज, बता दो जल्दी से, देखे तो। क्योंकि प्लेट ये है, पैरेलल। प्लेट ये है, प्लेट ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला प्लेट है, पैरेलल है। ये एक ऊपर वाला प्लेट है, सर। एक ये नीचे वाला प्लेट है, ठीक। इस वाले प्लेट पे क्या है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर क्या होगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसा होगा। अब ये एक नया कैपेसिटर की तरह काम करेगा, ये एक नया कैपेसिटर की तरह काम करेगा। क्या इसका पॉजिटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है? हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ये Yes, किस sir. में है? ये पैरेलल में है कि नहीं? अब इस वाले को बताओ किस में है ये? सीरीज। कैसे पता सीरीज है? क्योंकि देखो, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है पॉजिटिव, फिर ये प्लेट होगा नेगेटिव, फिर ये प्लेट क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो, सर। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, फिर नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से कनेक्टेड। पॉजिटिव से। ये किस में हो गया? सीरीज। सीरीज हो जाएगा ना? अब इसका अलग से कैपेसिटर निकाल लो। अच्छा, पैरेलल वाले में क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं उसमें बता देता हूँ, पैरेलल वाले का एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? पहले ध्यान से देख लो। सीरीज वाले का समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो है नहीं? ये वाला आप सॉल्व कर नो सकते हैं सर। ना? ये वाला आप लोग यस सॉल्व कर सर। लेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? ये कर लेंगे? यस सर। अच्छा, अब मान लो मैं एक ऐसा फिगर दे देता हूँ, यहाँ से एक फ्रेश फिगर ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ, ठीक है? एक फ्रेश फिगर देख लेता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा। एक ऐसे उठा लेता हूँ, वैसा ही फिगर बना लेता हूँ, ठीक है? इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 भर देता हूँ और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 भर देता हूँ, ठीक है? अब ये पैरेलल में है कि नहीं, पहले बताओ तुम लोग फटाफट, जल्दी बोलो लोग, पैरेलल में है कि नहीं? यस हाँ या सर। ना? Yes, sir. ओ सॉरी, यहाँ प्लेट पे कैसा होना चाहिए चार्ज? निगेटिव। नेगेटिव, ठीक, ये पैरेलल में है। अब मान लेते हैं ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1, नीचे वाला कैपेसिटेंस C2। C1 कितना होगा जल्दी बताओ लोग? C1 बराबर क्या होगा जल्दी बोलो? अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D और एरिया ऑफ प्लेट A। तो बताओ C1 कितना होगा? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। A1। A1 A1 epsilon naught by D. A नहीं होगा बेटा, A/2 हो जाएगा, A/2। क्योंकि प्लेट का एरिया आधा हो गया। ये पूरा प्लेट होता तब ना A होता, ये आधा यस सर। प्लेट ही तो यूज हो रहा है कि नहीं? तो A/2, आप बोलो वेरी गुड। एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन डिस्टेंस नॉट क्या है? D। D है। कोई दिक्कत D। नहीं? समझ में आया? आया। Yeah. अब जल्दी से बताओ C2 क्या होगा, जल्दी बताओ C2 क्या होगा? K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। K2 Epsilon naught by D. A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बाई नॉट बाई D। D। D. D। हो गया, यहां तक आ गया। अब दोनों किस में थे? पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2। C2. यही तो करते हैं। C1 कितना था? यस सर। C1 था K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D प्लस C2 कितना था? K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। अब बताओ CP कितना आ जाएगा? पैरेलल वाला फॉर्मूला कितना आ जाएगा? क्या इसमें कॉमन क्या लोगे? A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? K1 प्लस K2। ये हो गया फॉर्मूला पैरेलल का। बोलो कोई तकलीफ? नो सर। नहीं समझ में आया किसी को? आया? तो ये ध्यान यस देना सर। है, पैरेलल वाले में ना बच्चा, पैरेलल वाले में एरिया आधा होता है, क्योंकि प्लेट आधा बढ़ जाता है ना। डिस्टेंस तो उतना ही रहा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्लेट का एरिया आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी देखो, अगर ये पैरेलल था, पैरेलल में हम लोग एरिया आधा लिए होंगे, देखो यहाँ पे देखो आधा लिए हैं, देख रहे क्या? यहाँ पे भी दूसरे वाला के कैपेसिटेंस C2 का निकालेंगे तो उसका भी एरिया आधा लिए थे, लेकिन डिस्टेंस क्या लिए थे? सेम, D। देखो D, देखो D लिया था क्या?
बोलो लो। सर नहीं आया ना? आ गया। किसको किसको आया? सबको आया? यस सर। यस सर। इस यस इस सर। क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल सीरीज वाला ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आपके सैम्पल पेपर में आया हुआ है। दोनों हम समझा दिए हैं और दोनों को आपको लगाने का तरीका बता दिए, ठीक है। अच्छा, एक कैपेसिटेंस इस तरीके का भी आता है, एक 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 क्वेश्चन इस तरीके का भी आने का चांस रहता है कि एक फिगर दिया रहेगा, बोलेगा सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज कितने होंगे, सारे कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल कितने होंगे, वो मुझे बताइए, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑन ईच कैपेसिटर, या सॉरी, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और फाइंड द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। तो उसको आप ये क्वेश्चन से सॉल्व करना सीखेंगे। ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है ये, इससे आप लगाना सीखेंगे। सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, तोड़ते हुए देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप फिगर तोड़ते हुए आएंगे, स्टेप बाय स्टेप, और नीचे जगह छोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। अब इसको उल्टा चलेंगे। जब आपको पूरा कैपेसिटेंस, देखो क्या करना था आपको, पहले बता देता हूँ, एक बार हिंट दे देता हूँ, ध्यान से समझ जाओगे। सबसे पहले हमको कैपेसिटेंस सॉल्व करना है, ठीक है। कैपेसिटेंस सॉल्व कैसे करना है वो तरीका आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो पहले इन दोनों को देखो सॉल्व किया गया, इसको और इसको सॉल्व किया गया। ये कितना था, 6 माइक्रोन फराड का सभी है ना, तो ये भी 6 था, ये भी 6 था, दोनों सीरीज में था। तो सीरीज का फॉर्मूला लगा लो, 1/6 + 1/6 इज इक्वल टू 2/6, और काट दिया 1/3। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आ गया कितने माइक्रोन फराड का, ये आ गया आपके पास यहाँ CS आ गया, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोन फराड, ठीक। अब यहाँ पे इतना जगह मैंने छोड़ दिया नीचे कि बाद में आगे करेंगे, ठीक। फिर आगे आते हैं, अब देखते हैं, अब ये और ये दोनों किस में हो गए, जल्दी से बताओ। ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 माइक्रोन फराड का और ये 3 माइक्रोन फराड का, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे C3 एंड CS आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक 6 था, एक 3 था, दोनों को सॉल्व कर लिए कितना आ गया, 9 माइक्रोन फराड। मतलब अब नेट कैपेसिटेंस आपके पास पता चल गया, कितना आ गया, 9 माइक्रोन फराड। नेट वोल्टेज पता था 12 वोल्ट, मतलब इसमें 12 वोल्ट जा रहा है, कैपेसिटर नेट आपको पता है, तो आप चार्ज निकाल सकते हो। चार्ज कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू होता है CV फॉर्मूला। अब यहाँ नेट कैपेसिटेंस कितना आया था, 9 माइक्रोन फराड। आप एक काम गलती करते हैं आप लोग सारे बच्चे, 9 माइक्रोन फराड है तो ध्यान से सुनिएगा, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 लिखना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे 9 लिख देते हैं, नहीं, ये देखिए 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी थी, 12 रख लिया, तो ये आ गया चार्ज, ठीक है। इस पे चार्ज कितना आ गया, 108 इंटू 10⁻⁻6। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये वाला कैपेसिटर किस पार्ट में टूटा है। ये वाला कैपेसिटर देखो, इसके जस्ट ऊपर चलो, ऊपर ऐसे ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे तो ये किस में टूटा है, पैरेलल में टूट गया है, यहाँ और यहाँ। और पैरेलल में क्या सेम होता है बच्चों, पैरेलल में हमको पता है वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब जो वोल्टेज यहाँ था वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। देखो क्या दोनों में वोल्टेज सेम है, यहाँ पर, यहाँ देख के बताओ, क्या इन दोनों में वोल्टेज सेम है। यहाँ पे भी देखो 12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ 12 वोल्ट हो गया, यहाँ CS की वैल्यू ऑलरेडी पता था, CS की वैल्यू कितनी थी, 3 माइक्रोन फराड। यहाँ वोल्टेज पता हो गया, यहाँ कैपेसिटेंस पता हो गया, तो क्या आप यहाँ पर चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं सर। QS इज इक्वल टू होगा CS इंटू V। CS की वैल्यू यहाँ कितनी आई थी, 3 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब होगा 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी थी, 12, सॉल्व कर लिया। यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, 36 इंटू 10⁻⁻6। उसी तरह से यहाँ निकालेंगे, वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज निकल जाएगा नहीं, Q3, क्योंकि यहाँ C3 था, तो इसका चार्ज का नाम क्या हो जाएगा, Q3 बराबर क्या होगा, C3 की वैल्यू थी 6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे वोल्टेज कितना था, 12, सॉल्व कर लिया। यहाँ चार्ज आपको पता चल गया कितना, 72 इंटू 10⁻⁻6। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो मैं यहाँ का थोड़ा सा खिचड़ी हटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला कैपेसिटर और ये कैपेसिटर वहीं का वहीं हो गया, यहाँ पे दोनों चीज मिल गया। इसका मतलब ये कैपेसिटर किस में टूटा है, ये 2 पार्ट में टूटा है, और ये दोनों किस में थे, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। इसका मतलब जो चार्ज यहाँ था वही चार्ज यहाँ पर भी होगा, वही चार्ज यहाँ पर भी होगा। कितना यहाँ था चार्ज, देखो
यहाँ चार्ज कितना था जल्दी बताओ। हाँ गया भाई साहब, यहाँ चार्ज कितना था 36 इंटू, देखो यहाँ पर 36 इंटू 10⁻⁶, तो यहाँ पे भी चार्ज गया 36 इंटू 10⁻�6, और यहाँ पे भी चार्ज गया कितना 36 इंटू 10⁻�6। जब यहाँ चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो यहाँ वोल्टेज नहीं निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू सी वी रख करके। उसी तरीके से जब यहाँ चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो यहाँ वोल्टेज निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे मिल जाए आपको कैपेसिटेंस में मिल जाए, चाहे मिल जाए आपको रजिस्टर वाला जब आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर, तो किसी एक में मिलने का चांस रहता है, मिल जाता है। रजिस्टर और तो ज़्यादातर आपके पास किरचॉफ्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर 99% किरचॉफ्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है, तो ज़्यादातर कैपेसिटर में मिलने का चांस रहता है कि पता लगाओ, बोल देगा कि बताओ कि, ऐसा ना बोले कि, ये भी नहीं कह सकता कि सब पे पता लगाओ, कह सकता है कि C2 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एक ही चीज़ होगा, C2 पे निकालने के लिए सिर्फ कहेगा तो वही आप निकाल के दिखा दोगे, या पूछ देगा C1 पे चार्ज कितना आ रहा है वो बता दो, या कहेगा C3 पे चार्ज क्या आ रहा है या पोटेंशियल क्या आ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, वहाँ निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। निकालना आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पड़ेगा, क्लियर, हाँ ना। यस सर। सब सोए हैं सब क्या, कौन कौन सोया है, शिवांश, मनीष, बस सर, हुआ? सुबह नहीं है। सोए नहीं हो, जगो मुन्ना जग जाओ। और ये एक क्वेश्चन है, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लगाना चाहे तो लगा जाइए, लगाना चाहे नहीं इसको लगा जाइएगा, बहुत इजी है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा मैं बता दूंगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मन करे तो लगाना, नहीं तो छोड़ सकते हो, तुम्हारे मन के ऊपर है। पोटेंशियल वाला ही है कि पहले इस सरफेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, फिर इस सरफेस की वजह से क्या होगा, फिर इस सरफेस की वजह से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लगा लीजिएगा, वैसे मैं कहूँगा कि लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लगा लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, इनमें ज़्यादातर हमको फोकस किस पे करना है, पहले तो हमको फोकस करना है इस टाइप का क्वेश्चन, बीच में अगर जो डायलैक्ट्रिक भरा जा रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम लगा जाना है कंठस्थ, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को लगा जाना है बढ़िया से, ठीक है। ये डायलैक्ट्रिक वाला क्वेश्चन इसको छोड़ना ही नहीं है, कतई नहीं छोड़ना है, छोड़ देंगे तो फिर आपका कहानी ख़त्म, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस लगा जाइएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज छोड़ दीजिएगा, मत लगाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, समझ रहे ना क्यों, क्योंकि ये दोनों चैप्टर में आपके काम आ जाएगा, इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए हम पहले ही, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अच्छा क्वेश्चन लगाइएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, क्यूब वाला क्वेश्चन, अगला वाला रेक्टेंगल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अभी हमने बताया आपको, ये भी लगा लीजिएगा, ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और काम चीज़ है यहाँ पर, ये बीच में कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, वो वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था ना, कहाँ गया, एनसीईआरटी के साथ वो क्वेश्चन था, ये कनेक्टेड डिसकनेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बीच में कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, वो वाला क्वेश्चन भी लगा जाइएगा, शायद हमको लगता है ये भी एक क्वेश्चन सर एनसीईआरटी का पहला है। फर्स्ट वन। एनसीईआरटी का पहला है वो, यस सर। हाँ ये एक क्वेश्चन लगा जाइएगा, फर्स्ट वाला भी है, तीसरा भी है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और पहला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे, कि ज़्यादा टफ टफ न्यूमेरिकल लगा लें तो हम बहुत 30 मार्का हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, सीबीएसई में यही सब आता है जो हम बता रहे हैं, जो लिखित दे रहे हैं आप मिलाइएगा आपके पेपर में आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। और जिस पे भी सैम्पल डेरिवेशन पे इंपॉर्टेंट लगवा रहे हैं उन डेरिवेशंस को आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते जाइए, कोई दिक्कत, ये मैं पीडीएफ अभी जस्ट शेयर कर देता हूँ आपको, तुरंत लगे हाथों, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा ना, तो भूला ही रहूँगा,
ये पीडीएफ अभी शेयर करता हूँ आपसे, ग्रुप में डालते हैं, इधर उधर पर्सनली नहीं शेयर करते हैं, वहीं से अपना डाउनलोड अपलोड जो करना हो करिएगा। फिर कल से हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर कल से स्टार्ट